नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात धर्मांतरण को लेकर चल रहे घमासान की। धर्मांतरण पर शोर छत्तीसगढ़ में थमता नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को इस मसले पर रायपुर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी है। उधर कांग्रेस बीजेपी पर धर्मांतरण को बेवजह तूल देने का आरोप लगा रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि धर्मांतरण को लेकर सिर्फ शोर या वाकई में गंभीर है सियासी दल। प्रदर्शन और हिंसा से धर्मांतरण का समाधान निकल जाएगा। धर्मांतरण पर शोर के बजाय उसके मूल में जाने की कोशिश क्यों नहीं होती? धर्मांतरण को सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के चश्मे से देखना कितना सही? धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बातचीत इन तमाम सवालों पर होगी। ऐसे बहुतेरे सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहीं प्रदर्शन, कहीं हिंसा। किसी को धर्म खतरे में दिख रहा है तो किसी को सियासत। ये दृश्य रायपुर का है, जहां धर्मांतरण के खिलाफ बड़े पैमाने पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सीएम हाउस का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी। पहले वो कह रहे थे रिपोर्ट लिखाओ, पूरे छत्तीसगढ़ के 400 थानों में रिपोर्ट लिखाई गई है, एफिडेविट देकर रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके बाद भी धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो धर्मांतरण को रोक रहे हैं उनके खिलाफ में सरकार कार्रवाई कर रही है। इसके विरोध में अब जनता सड़कों पर उतर रही है। इस सरकार को समझ लेना चाहिए। उधर कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी धर्मांतरण को सिर्फ मुद्दा बना रही है क्योंकि उसके पास अब दूसरे मुद्दे बचे ही नहीं हैं। आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जी काम कर रहे थे। जो धर्मांतरण किए हुए लोग थे उसका हिंदू धर्म में वो वापसी कराते थे, उनका चरण पकार करके उनको धर्म का परिवर्तन कराते थे। और ऐसे धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी ने हर समय उपेक्षा क्यों की? धर्मांतरण उनका मुद्दा केवल राजनीति और कुर्सी प्राप्ति के लिए है। बहरहाल सियासत से इतर देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण न सिर्फ हुए हैं बल्कि हो रहे हैं, चाहे रमन सिंह का कार्यकाल हो या मौजूदा कांग्रेस सरकार हो। लेकिन महज सियासी कारणों से धर्मांतरण की घटनाओं को स्वीकार करना या सिरे से खारिज कर देना आने वाले समय में गंभीर मसला बन सकता है। वहीं धर्मांतरण कराने वाले या धर्मांतरण के समर्थक और विरोधी दोनों से भी चंद सवाल हैं। मसलन समर्थकों से सवाल है कि लालच देकर धर्मांतरण क्यों, जबकि विरोधी ये बताएं कि क्या सिर्फ नारेबाजी और हिंसा से धर्मांतरण रुक जाएगा। समर्थकों से सवाल है कि बिना धर्मांतरण के मदद क्यों नहीं। विरोधियों से सवाल है कि धर्म की चिंता है तो धर्मांतरण करने वालों की वक्त रहते मदद क्यों नहीं करते। समर्थकों से सवाल है कि इंसानियत के नाते गरीबों की मदद क्यों नहीं कर सकते। विरोधियों से सवाल है कि अपने धर्म के लोगों की पहले कभी सुध क्यों नहीं ली। समर्थकों से सवाल है कि धर्म की आड़ में क्या मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वहीं विरोधियों से सवाल है कि क्या घर वापसी कराने भर से धर्मांतरण करने वालों की तकलीफें दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर धान के कटोरे यानी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी घमासान जारी है। लेकिन अफसोस, सियासत से ऊपर उठकर धर्मांतरण की मूल वजह या उसके जड़ में जाकर समाधान ढूंढने में दिलचस्पी किसी भी सियासी दल की नहीं दिख रही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो प्रदेश में सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन धर्मांतरण के मसले पर आंख मूंद कर इसे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि धर्मांतरण के मसले को लेकर अब लगातार सियासत देखने को मिल रही है। चर्चा आज इसी मसले पर करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका स्वागत है। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस मीडिया संयोजक है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, कोई भी सरकार रही हो, कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि कभी हुआ कि नहीं और हो भी नहीं रहा होगा। ऐसा हो रहा है, शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं। बीजेपी जिस तरह से इस मसले को लेकर थानों में पहुंची और शिकायतें दर्ज करवाई, उसके बाद 24 घंटे में कार्रवाई की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी। सर, कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? कोई खास वजह इसकी?
दीपेश जी, कहीं ना कहीं आपके लोकप्रिय चैनल में बताना चाहूंगा कि ये कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया एक झूठ और भ्रम है। लगातार इनके नेता और इनके प्रवक्ता आके चैनल पे दावा करते रहे कि 200 इस प्रकार के जो है केस यहाँ पे दर्ज हैं या इस प्रकार के मामले हैं, पर लगातार चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बात करूं या हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष की बात करूं, लगातार इनके द्वारा चुनौती दी गई कि अगर ऐसा एक भी मामला आपके सामने है तो उसे हमारे सामने लाइए, और अगर हमारे सामने नहीं चाहते तो मीडिया के सामने या पब्लिक डोमेन उसको सार्वजनिक करें। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनौती के, खुली चुनौती के बाद भी न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता न कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये साहस जुटा पा रहे हैं कि उसको पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करे। तो कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट रूप से बताती है कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो आज इनकी जो डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय महामंत्री है, बस्तर के चिंता शिविर के बाद दीपेश जी क्या निकल कर आता है कि इनके जो कार्यकर्ता अगर थूकेंगे तो पूरा मंत्री और उनके मंत्रिमंडल बह जाएगा। इस प्रकार के जो अशोभनीय शब्द, अमर्यादित बयान आता है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का उस बयान से ध्यान भटकाने के लिए एक जो झूठ और भ्रम फैलाने का झूठा तो अजय जी, यानी कि आप ये कहते हैं कि प्रदेश में कहीं किसी तरह से कोई धर्मांतरण के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, आदिवासी बिल्कुल स्वच्छ नजर आ रहे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो किसी भी लालच में आकर, किसी भी धमकी में आकर धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि कहीं कोई धर्मांतरण नहीं? दीपेश जी थोड़ा समय देंगे, मैं अपनी सारी बात रखना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है, हमारा छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, संविधान और कानून तंत्र पर पूरा भरोसा जताती है और संविधान में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दीपेश जी स्पष्ट बयान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ये उसका एक मौलिक अधिकार है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ये मौलिक अधिकार के संरक्षण का उनका स्वाभाविक स्वेच्छा से ना अजय जी, स्वेच्छा से ना, क्या लालच देना स्वेच्छा से धर्मांतरण है? धमकी देना स्वेच्छा से धर्मांतरण है? बिटिया या बहन की शादी करवाने की राशि देना क्या स्वेच्छा से धर्मांतरण है? ये तमाम सवाल भी तो उठते हैं ना सर। 25 से 28 के संविधान को हमने भी पढ़ा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जबरिया धर्मांतरण करा दिया जाए। या फिर आप ये कह दीजिए कि हाँ, लालच देना जबरिया में नहीं आता है, धमकी देना जबरिया में नहीं आता है, बहन या बेटी की शादी के लिए उसको पैसे देना जबरिया में नहीं आता है, नौकरी का लालच देना जबरिया में नहीं आता। कह दीजिए ये। दीपेश जी, मेरी बात को थोड़ा सा स्पष्ट समझने की प्रयास करेंगे आपसे और दर्शकों से निवेदन करूंगा। देखिए, स्पष्ट प्रावधान है संविधान में, धर्मांतरण और जबरिया धर्मांतरण दो अलग अलग चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास करी है। आपको बताना चाहूंगा, अगर जबरिया धर्मांतरण है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और हमारी इस पर चुनौती, हम तो खुद सर एफिडेविट के साथ अगर शिकायतें दर्ज हुई हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आपका एफिडेविट पे इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज की है। अगर कोई राजनीतिक दावा किया जाता है उसमें सच्चाई भी तो चाहिए ना दीपेश जी। अगर थाने में कोई सच्ची में अगर ऐसा व्यक्ति को सामने लाया जाए कि भैया इस व्यक्ति के साथ इनको जबरदस्ती या उनको लोभ देकर इनका धर्मांतरण किया गया है, तो मैं आपके चैनल पे विश्वास दिलाता हूं दीपेश जी, 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसके इधर एक सवाल, ये एक और सवाल है अजय जी, उसके बाद राजीव जी का रुख करूंगा। वो सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वाकई में कानून स्तर पर जो काम होने चाहिए, जो मजबूती नजर आनी चाहिए, वो नजर आ नहीं रही है? दुर्ग का मामला कल का देख लीजिए, रायपुर में जिस तरह से पुलिस थाने में हो हल्ला हुआ, वो मामला देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कानून को जिस मजबूती के साथ काम करना चाहिए उसकी कहीं कहीं कमी नजर आती है? देखिए, मैं आपको दीपेश जी बताना चाहूंगा, माननीय भूपेश बघेल जी की बात करिए, हमारे जो सम्मानित तो गृह मंत्री है साहू जी, ये व्यक्तिगत रूप से सारी पुलिस प्रणाली का, साइबर सेल का व्यक्तिगत रूप से दिशा निर्देश जारी है और स्थितियां काफी बेहतर हो रही हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इनके 15 सालों में जिस प्रकार से अपराधियों को, तस्करों को संरक्षण दिया जाता रहा, एक चेन बन चुकी थी जिस चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप अपराध की बात करते हैं दीपेश जी, तो बताना चाहूंगा, ये दिखावे लेके तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, पर आप अपराधों की जब डीप जांच करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो तार है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े मिलते हैं। अगर जगत पुजारी की बात करता हूँ तो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं, जो भारतीय के पूर्व विधायक के पुत्र। अगर गंगा पांडे की बात करता हूं जो मानव तस्करी में शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं उसके ठीक है सर, इसीलिए दिल्ली दंगे को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के दंगे पूर्व नियोजित थे, सुनियोजित थे, उसमें किसी तरह का कहीं वो नहीं था कि एकाएक हो गए। इसके लिए कोर्ट ने शायद स्पष्ट किया होगा कि कहाँ किसकी किस तरह की। लौटता हूं सर, बहुत वक्त दिया आपको राजीव जी, बहुत वक्त दिया, माफ कीजिएगा अजय जी, बहुत वक्त दिया, वापस लौटूंगा। राजीव जी, क्या सिर्फ हो हल्ले और प्रदर्शन मात्र से ही धर्मांतरण के मसले को सॉल्व कर लिया जाएगा? इसको लेकर क्या कोई एक बेहतरीन स्ट्रेटजी तैयार नहीं होगी कि सिर्फ इसी तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे?
देखिए, प्रदर्शन तो लोकतंत्र का पहला अधिकार है। दुखद यह है कि हम जहां धर्मांतरण रोकने जाते हैं तो पुलिस की कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाती है। दुखद यह है कि उन्हें नहीं रोका जाता है। जो लोग धर्मांतरण करते हैं, हम विरोध करते तो हमारे ऊपर फर्जी FIR कर दी जाती है, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जाता है, 6। तो ये जो चल रहा है, जो जोगी जी के समय से समस्या थी, दिस इज फर्टाइल लैंड ऑफ चेंजिंग द धर्म। इस प्रकार जोगी जी के समय भी यही होता था, और आज भी जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, सरकारी संरक्षण में जबरदस्त धर्म परिवर्तन किया जाता है। और विरोध क्या है? आप नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा, उत्तर पूर्व में, कि पहले धर्म परिवर्तन होता है, फिर देशांतरण, मतांतरण। कहते हैं कि हमें इस देश की संस्कृति। एक तो सवाल यहां पर यह है राजीव जी कि आप लोग लगातार सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं देते हैं। दूसरा, ये कुछ दिन पहले आप लोगों ने बताया था कि रायपुर के पास की किताब ऐसी बांटी जा रही थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी थी। वो किताब आप लोगों ने अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखी। तीसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि इस तरह से अब शिकायत दर्ज कराने की बात होती है, लेकिन आप लोग थाने एक भी ऐसे मसले को ले जाते दिखाई नहीं देते हैं कि हाँ यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ। साहब, वही तो दुखद है। हम थाने में जाते हैं, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। कोई भी कार्रवाई, जैसे ब्रिजमोहन जी ने कहा ना कि हम शिकायत लिखने जाते हैं, हमारे ऊपर FIR दर्ज होती है। कितने 1, 2, 5, 100 ऐसे 100 प्रकरण हैं। चंगोरा, रायपुर का चंगोरा भाटा, जहां पे रंगे हाथ सर कैसे फिर विपक्ष में संघर्ष करेंगे? इतना लंबा विपक्ष का अनुभव भारतीय जनता पार्टी का रहा, और संघर्ष करते हुए कि अपने खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाते हुए आज आपकी बीजेपी पार्टी यहां पहुंची, और आप इतनी सी कार्रवाइयों में डर गए। कैसे मामले आगे उजागर करेंगे? हम कार्रवाई में नहीं डरते हैं दीपेश जी, कार्रवाई में नहीं डरते। हम तो आहुति देने को तैयार हैं। दिलीप सिंह जुदेव जी चले गए आहुति देते देते, और हम भी पीछे नहीं, हमारी नई पीढ़ी भी पीछे नहीं है। जिस प्रकार से पोप जॉन पॉल ने सोनिया गांधी जी को एक गुप्त एजेंडा दिया था कि ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण होना चाहिए, भूपेश बघेल जी की सरकार उसी एजेंडे पर काम कर रही है। क्योंकि जो धर्म परिवर्तन होता है वो कांग्रेस के वोट बैंक है, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्वीकृति है, कांग्रेस की मौन स्वीकृति और सरकार का जबरदस्त समर्थन है, खुलेआम समर्थन है कि आप जिस प्रकार से। अच्छा, इसका प्रूफ कब तक देंगे राजीव जी? फिर मैं जयंत जी का रुख करूंगा। फाड़ दीजिए उसको, संसद की प्रति को फाड़ देने की धमकी देते रहे। प्रूफ कब तक देंगे राजीव जी? इसका प्रूफ कब तक देंगे कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है? फिर मैं जयंत जी के पास जा रहा हूं। दीपेश जी, प्रूफ देते देते थक गए, प्रूफ ले नहीं रहे हैं। वो 2002 और 3 का दौर फिर से आ गया है। हम प्रूफ देने को तैयार हैं, हम तो रंगे हाथ पकड़ते हैं, उसके बावजूद पुलिस उल्टे हमारे ऊपर कार्रवाई करती है। यही तो दुखद है। हम प्रूफ देने को तैयार है, हम रंगे हाथ पकड़ते हैं, तो पुलिस कहते प्रूफ नहीं है। अब चूंकि आपने पकड़ा है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये जो उल्टा खेल खेल रहा है, कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, पुलिस के साथ जो गठजोड़ करके धर्मांतरण का खेल खेल रही है, वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। ठीक है सर, अब आप लोग उसका किस तरह से खुलासा करेंगे, इसका भी इंतजार सभी को रहेगा। लौट रहा हूं वापस। वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, इससे इतर मैं एक अलग मसले पर चर्चा करना चाहूंगा, और सवाल ये उठता है कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरह की राजनीति को रखी है, इसमें दोनों राजनीतिक दल सिर्फ क्या राजनीति की करते नजर आ रहे हैं कि जो वाकई में आदिवासी जिस मसले को लेकर धर्मांतरण कर रहा है या उससे करवाया जा रहा है, उसकी आप घर वापसी भी करवा देते हैं, लेकिन उसे वो व्यवस्थाएं मिले, उसे वो सुविधाएं मिले जिसका अभाव वो अभी तक महसूस कर रहा था। क्या इस तरफ किसी राजनीतिक दल का ध्यान है? जयंत वर्मा सर। देखिए दीपेश जी, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो पोलराइजेशन की पूरी रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो हिंदू मुस्लिम की है। पर यहाँ पे चूंकि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा कानून है कि यदि प्रलोभन देके आप धर्मांतरण करते हैं तो उसमें तो आपको कार्रवाई होगी। अब ये सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है कि वो प्रलोभन देके, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है, आदमी को स्वतंत्रता है कि वो कौन सा धर्म स्वीकार करता है, कौन सा नहीं करता है। इसमें सरकार बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो अब यह है कि जो पूरा का पूरा
छत्तीसगढ़ में मामला है, ये धर्मांतरण के मामले को ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भूपेश बघेल की सरकार है ये सोनिया गांधी के इशारे पे कर रही है, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है तो वो करवा रही है। तो ये इनडायरेक्टली सोनिया गांधी के ऊपर अटैक है। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो इशू है ये आज इतना महत्वपूर्ण है और इससे वोट बैंक में कोई भी अंतर आने वाला है, क्योंकि आज की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं बेरोजगारी की, वो समस्याएं गरीबी की, वो समस्याएं किसानों की, वो समस्याएं महंगाई की। तो उन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना भी एक भारतीय जनता पार्टी का मकसद है इस इशू को उठाने के पीछे, क्योंकि उन समस्याओं की जड़ केंद्र सरकार में है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये पूरी की पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत है, परंतु ये लोगों का और मीडिया का ध्यान इसमें खींचने का है और इसमें कोई दम नहीं है मुझे। नहीं, लेकिन जयंत जी सवाल मेरा ये है कि ठीक है अभी भी अगर आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है या पहले भी हुआ है, उनकी घर वापसी हम करवा रखे हैं, लेकिन किन वजहों से उसका धर्मांतरण हुआ? अगर पैसों की तंगी थी, धर्मांतरण कराने वालों ने पैसा दे दिया, उसने धर्मांतरण कर लिया, अब हम वापसी करवा रखे हैं, लेकिन उसे जो सुविधाएं चाहिए जिसका अभाव वो अभी तक महसूस कर रहा है, क्या इस तरफ राजनीतिक दलों का ध्यान देना आवश्यक नहीं है? वो तो है, वो केवल राजनीतिक दलों का क्या, इतने भारत के मंदिर हैं, इतने धर्मात्मा हैं, धर्म के ठेकेदार हैं और अरबों खरबों रुपए उनके पास है। वो क्यों नहीं मिशनरीज की तरह स्कूल खोल रहे हैं गांव में? वो क्यों नहीं वहां पे अस्पताल खोल रहे हैं? वो क्यों लोगों की आर्थिक जो जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं? तो ये क्रिश्चियनिटी का एक जो पूरा का पूरा काम है, ये बड़ा लॉन्ग टर्म। आपको क्या लगता है जयंत जी कि इस मसले को लेकर आरएसएस का एक विंग जरूर काम करता नजर आता है? जो आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है, वनवासी क्षेत्रों में जो काम करता है, वो शायद इन क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय नजर आता है। यही वजह है कि थोड़ी स्थितियां वहां पर बीजेपी के कंट्रोल में हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम पूरा गांव-गांव में है और वो यदि कहीं हो रहा है ऐसा तो 2 मिनट में पकड़ सकते हैं आप। पर दिक्कत ये है कि ये जो धर्मांतरण में घर वापसी है इसकी थोड़ी लीगल स्थिति आप समझ लीजिए, क्योंकि हिंदू लॉ जो मुल्ला ने लिखा है उसमें लिखा है कि कोई भी दूसरे धर्म का यदि व्यक्ति है वो हिंदू धर्म में आता है तो दलित में प्लेस होगा। अच्छा। और आदिवासी दलित नहीं है, आदिवासी दलित नहीं है, क्योंकि आदिवासियों में वही आदिवासी पंडित भी बन सकता है, वो आदिवासी उनका सबसे बड़ा धर्मगुरु भी हो सकता है। तो आप आदिवासियों को दलित बनाने की एक रणनीति चल रही है और दलित यदि बन जाएगा तो ब्राह्मणों से एकदम नीचे हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हो जाएगा। तो ये भी एक थोड़ी सी इसमें सोचने की बात है, क्योंकि यदि आप वापस घरवासी करते हैं तो आदिवासी को वापस आदिवासी बनाइए, आप उसको हिंदू मत बनाइए। बिल्कुल, और वाकई में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति को लेकर भी एक मसला का एक कॉज कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि इसको लेकर भी एक संशय होता है कि घर वापसी किस स्तर पर हो रही है और वो ओहदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अजय जी, वापस आपका रुख करता हूँ, सवाल वहीं से शुरू करता हूँ कि आरएसएस का एक विंग लगातार काम करता हुआ नजर आता है वनवासी क्षेत्रों में, क्या इस तरह से कांग्रेस का भी कोई विंग है जो काम कर रहा हो आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, ताकि उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके? अजय जी। दीपेश जी, कहीं ना कहीं देखिए आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। भाई को भाई से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना और लोगों को बांटना और काटना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इनका जो अनुषंगिक संगठन है आरएसएस। सर, आप उसको गलत ले गए, आप उसको गलत ले गए सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, मेरी बात को आप गलत कोट मत करिए। मेरा सवाल वो इस लिहाज से था कि उन क्षेत्रों में, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा सवाल उस लहजे में था कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का कोई विंग काम कर रहा है? आप अपनी तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, मेरे बयान को कोट मत करिए सर गलत अंदाज में। नहीं दीपेश जी, मैं मेरा बयान कोट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, भाई को भाई से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, बांटना और काटना, कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक टूल रहा है। और ये कहीं ना कहीं देखिए छत्तीसगढ़ में गाय और गोबर की राजनीति करते रहे और लगातार छत्तीसगढ़ में गौशालाओं में किस प्रकार करोड़ों रुपए का अनुदान खाया गया और इनके जो है
हरीश वर्मा जी की गिरफ्तारी तक हुई, तो कहीं ना कहीं गाय और गोबर का मुद्दा इनकी तरफ खत्म हो गया। और ये उनका दूसरा मुद्दा है हिंदुत्व, तो कहीं ना कहीं राम मंगमन पथ की बात करूं या कौशल्या माता के मंदिर, तो उसके बाद ये मुद्दा भी इनके पास समाप्त हो गया। पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बांटने काटने और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़ती है। और जब मुद्दा छत्तीसगढ़ में समाप्त सर उसकी काट अब तक कांग्रेस क्यों नहीं ढूंढ पाई? सवाल यहीं से खड़ा होता है कि इतना लंबा वक्त हो गया है धर्मांतरण के मसले को लेकर, अगर बीजेपी इतनी मुखर प्रदेश में है तो उसका दो टूक जवाब क्यों कांग्रेस के पास नहीं है? क्यों साफ शब्दों में उसको लेकर कोई कार्रवाई या फिर साफ शब्दों में इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के इस तरह से कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्या कि आंकड़े हैं, ये देख लीजिए प्रदेश में इतने धर्मांतरण पहले हुए और अब जो हो रहे हैं कोई धर्मांतरण नहीं है? इस तरह से स्पष्ट करिए ना सर, जवाब दीजिए ना। जवाब देने से क्यों बच रही कांग्रेस? दीपेश जी, हमारे जो है संचार विभाग के अध्यक्ष खुले रूप से चुनौती दे रहे हैं। आप एक मामला पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाइए 3.5 साल का, इससे बड़ी चुनौती और क्या सकते हैं दीपेश जी? राजीव जी, सुनने का साहस रखिए, आप सुनने का साहस रखिए। कहीं ना कहीं दीपेश जी, आज देखिए आप भी कह रहे हैं कि लगातार सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं, इनके पास एक भी प्रूफ फिर मैं वही कह रहा हूं अजय जी मेरी बातों को कोड मत करिए। मैं किस संदर्भ में कौन सी बात कर रहा हूं, मैंने नहीं कहा कि सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं सवाल कर रहा हूं। आप मेरी बातों को कोड मत करिए, साथ में रखिए। राजीव जी से एक सवाल ले लेते हैं। राजीव जी, मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं जो जैन जी से और अजय जी से किया। आपका अनुषांगिक संगठन लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर इन क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है तो क्या पकड़ कहीं कमजोर होती दिखाई देती? पकड़ कहीं कमजोर नहीं। दरअसल ये जो उर्वरा भूमि है जिसे कांग्रेस ने 50 साल तक सींचा है और गरीब लोग हैं जिनको चिकित्सा नहीं मिलती है, वहां पर जाकर धमकी से, चमकी से, प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है और बड़ा अच्छा सरकारी संरक्षण है। हम अगर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो हमारे लोगों को बंद कर दिया जाता है, झूठी धाराओं में उनको जेल भेज दिया जाता है। हम यदि पकड़ के प्रशासन के पास जाते हैं तो कुल मिलाकर पूरा गेम जो है राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार संपूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है कि धर्मांतरण करिए, क्योंकि जो हो रहे धर्मांतरित बंधु वो हमारे वोट बैंक है। तो ये और एक एजेंडा है कांग्रेस का, इसकी पहले सुध क्यों नहीं थी? जब धर्मांतरण हो रहा था, जब धर्मांतरण चल रहा था, जब लोग अब दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे, तब इसकी सुध क्यों नहीं ली गई? तब तो बीजेपी की सरकार चल रही थी। और पिछले इतने वर्षों से भी अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है 2.5 से 3 वर्षों में, तब भी सुध क्यों नहीं थी? अब जब एसपी का लेटर सामने आया, अब जब एसपी के लेटर के बाद रायपुर के थाने में बवाल हुआ, आपके कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा गया, तभी सुध आई बीजेपी को? नहीं, देखिए ये तो मामला जुदेव जी बहुत वर्षों से चला रहे हैं। ये झारखंड हो या उत्तर पूर्व राज्य हो, वहां पे धर्मांतरण का खेल आज का नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। और हमारी लड़ाई भी वर्षों से चल रही है। ये आज की लड़ाई नहीं जो बीजापुर के एसपी ने लिखा कि धर्मांतरण हो रहा है, पुलिस को सजग होना है, ये तो वर्षों से चल रहा है। इसीलिए वनवासी कल्याण आश्रम हो या दूसरा अनुषांगिक संगठन हो, इस बात को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो मामला अभी तुल पकड़ा है कि पुलिस के संरक्षण में सरकारी आओ भगत में धर्मांतरण हो रहा है, और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में दोनों तरह की बात करते हैं। राजीव जी, एक तरफ आप कहते हैं कि एसपी चिंता जाहिर कर रखे हैं और पत्र लिख रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, दूसरी तरफ आप उन पर सवाल खड़े कर रखे हैं कि उन्हीं के संरक्षण में काम चल रहा है। लौट रहा हूं अजय जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी इस पर बन जाती है, क्योंकि धर्मांतरण का जब जब मसला उठता है तब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि एसपी ने जो पत्र लिखा वो आखिर किस और इशारा करता है। लौटता हूं अजय जी, जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। जयंत जी, आखिर एक और सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सिर्फ धर्मांतरण के मसले पर राजनीति करने से ही, प्रदर्शन करने से ही क्या इसका मसला हल होता दिखाई देगा? सवाल यहां पर यह है कि उन आदिवासियों का उत्थान कैसे होगा, उन लोगों का जो जीवन यापन है उसमें सुधार कैसे होगा अगर उन्हें वापसी भी कराई जाएगी? जी देखिए दीपेश जी, ये है कि छत्तीसगढ़ की लगभग 60% जमीन जो है वो 5वीं अनुसूची में है, और 5वीं अनुसूची में जितने भी अधिकार हैं वो प्रशासन के, वो सारे के सारे ग्राम सभा को केंद्रित हैं। और उसमें पेशा कानून आ गया है, वो कानून आया था 1996 में, और उसको आज तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया है। और
और नियम बन गए हैं, पर वो नियम में भी टाल मटोल हो रहा है, क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्रों में संसाधन है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना है। ये एजेंडा कांग्रेस का भी है और ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी है। इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं कारण है और इसी के कारण भुगतना पड़ रहा है, और यही वजह है कि उनकी अब कहीं ना कहीं धर्मांतरण की जो स्थितियां हैं वो तेज होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज इस मुद्दे में फिलहाल इतना है कि कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।